हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग संविधान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे इसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में, जिसमें से पहले हम लोग पढ़ेंगे नीति आयोग के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में और फिर पढ़ेंगे हम लोग महिला अधिकार आयोग के बारे में। ठीक है, यानी कि 3 महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे आपका नीति आयोग, फिर पढ़ेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, फिर पढ़ेंगे महिला आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी कि आज जो है सांविधिक ये आयोग के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि संवैधानिक तो नहीं है लेकिन ये विधिक संस्था या विधिक न्याय के रूप में है। यानी कि ये ऐसे आयोग के बारे में आज चर्चा करेंगे जिसकी उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है, किसी भी अनुच्छेद में वर्णन नहीं है, लेकिन विधि के द्वारा ये आयोग का निर्माण किया गया है। ठीक है, आइए नीति आयोग के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। नीति आयोग का गठन जो है, जब हमारे देश के ये प्रधानमंत्री बने थे पहली बार नरेंद्र मोदी, तब जो है 15 अगस्त 2014 को लाल किला के प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने की घोषणा की थी। यानी कि योजना आयोग से पहले दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे कि योजना आयोग नीति आयोग से पहले एक आयोग पहले से ही कार्य कर रहा था। उसका नाम क्या था दोस्तों? योजना आयोग। कौन था दोस्तों? योजना आयोग। योजना आयोग के बारे में चर्चा करेंगे कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, लेकिन ये योजना आयोग की जगह पर 2015 में गठन हो गया नीति आयोग का। ठीक है, लेकिन नीति आयोग के गठन की घोषणा जो है 2014 में हुआ, जब ये भाजपा सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब ये योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया था। वहीं यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों कि आपका योजना आयोग की जगह पर योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था लाने की घोषणा किया गया था। कब घोषणा हुआ था? 15 अगस्त 2014 को। किसने घोषणा किया था? नरेंद्र मोदी ने। और ये घोषणा हुआ 15 अगस्त 2014 को और गठन हो गया 1 जनवरी 2015 को। यानी 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था, जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, यानी इसी को इंग्लिश में कहा गया दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग कहा गया है। ठीक है, आमतौर पर इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को, लेकिन नीति आयोग बनने की घोषणा कब हुई थी? तो 15 अगस्त 2014 को। किसने घोषणा किया था? तो नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, नीति आयोग किस आयोग के स्थान पर आया? तो योजना आयोग के स्थान पर आया है। ठीक है, आगे हम लोग योजना आयोग के बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। तथा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, थिंक टैंक के रूप में यह कार्य करता है और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के लिए भी नीति निर्माण करने वाली संस्थान की भूमिका निभाएगा। यानी कि यह एक ऐसी संस्था है दोस्तों जो केंद्र सरकार को तो कुछ सलाह देगा ही, इसके साथ साथ राज्य सरकार को भी नीति आयोग कुछ नीति निर्माण संबंधित सलाह देगा और भूमिका निभाएगा। ठीक है, केंद्र एवं राज्य सरकारों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर यह रणनीतिक एवं तकनीकी सलाह देगा। ठीक है, यानी कि ये थिंक टैंक ये क्या करेगा? सोचेगा और एक जो हमारे देश के हित के लिए हो, सभी लोगों की भलाई के लिए हो, वैसा कार्य करेंगे। कौन? नीति आयोग। नीति आयोग जो है ये थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा, केंद्र और राज्य दोनों के लिए काम करेगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा योजना आयोग के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। 15 अगस्त 2014 को इसे समाप्त करने की क्या किया गया? घोषणा किया गया। अब पूरी तरह से समाप्त हो गया कब? जब नीति आयोग की स्थापना हुई, यानी कि 1 जनवरी आपका 2015 से आपका नीति आयोग की स्थापना हो गया और पूर्णतः योजना आयोग की समाप्ति हो गई 1 जनवरी 2015 को। लेकिन खत्म करने की घोषणा कब हुई दोस्तों? तो 15 अगस्त 2014 को। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था। जिस तरह से इसका संवैधानिक प्रावधान नहीं था, ठीक उसी प्रकार से नीति आयोग का भी कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। यानी कि ये खत्म तभी किया गया दोस्तों जब ये संवैधानिक नहीं था। अगर संवैधानिक संस्था होता इसे समाप्त नहीं किया जा सकता था। ठीक है, जो क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद में वर्णित जो रहता है उसी को संवैधानिक संस्था कहते हैं। ठीक है, तो ना ही योजना आयोग संवैधानिक था और ना ही आपका नीति आयोग संवैधानिक है। ठीक है, 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की स्थापना की गई थी। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि योजना आयोग जो था वो उसकी स्थापना कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। और योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग आया? नीति आयोग का। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। ठीक उसी प्रकार से नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। आगे चर्चा करेंगे। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, जबकि अब हम चर्चा करते हैं नीति आयोग के बारे में कि नीति आयोग का संगठनात्मक स्वरूप क्या है। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है नरेंद्र मोदी हैं और ये नीति आयोग में ऐसा प्रावधान है दोस्तों कि जो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री होगा वो स्वतः पदेन अध्यक्ष हो जाएंगे। कौन? किसका? नीति आयोग का। तो अभी अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ है। सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम। ये हटते रहेंगे दोस्तों, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो अभी वर्तमान में बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और डीपली क्वेश्चन इसे कहा जा सकता है। क्या कहता है दोस्तों कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल
में कौन शामिल होता है? तो गवर्निंग काउंसिल में दोस्तों सभी राज्य के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल होता है। ठीक है, ऑप्शन में आपको राज्यपाल भी मिलेगा। ठीक है, तो राज्यपाल नहीं होता है बल्कि देश राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और संघ राज्य यानी कि यूनियन टेरिटरी के उपराज्यपाल शामिल होते हैं गवर्निंग काउंसिल में। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो सभी राज्य के मुख्यमंत्री और यूनियन टेरिटरी के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन, उपाध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष तो आपका जो प्रधानमंत्री होगा वो अध्यक्ष होगा, लेकिन उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो डॉक्टर सुमन के बेरी होते हैं, जो किसके द्वारा नियुक्त होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनके सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम है। ठीक है, इसके कुछ पूर्णकालिक सदस्य होते हैं दोस्तों। डॉक्टर बी के सारस्वत है, डॉक्टर प्रेमचंद्र है, डॉक्टर बी के पॉल है, ये हटते रहेगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। पदेन सदस्य की बात करें दोस्तों, इनकी ये स्वतः हो जाता है, शुरू में था। ठीक है, राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप ध्यान में नहीं रखेंगे क्योंकि ये बार बार चेंज होते रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बस इतना जानेंगे पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। गवर्निंग काउंसिल वाला कभी चेंज नहीं होगा, वो ध्यान रखिएगा। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल, ये चेंज हो सकता है। अब देखते हैं दोस्तों, इसको क्विक रिवीजन के रूप में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये इसी से क्वेश्चन बनेगा वन लाइनर। नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, फुल फॉर्म क्या देंगे दोस्तों? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी घोषणा कब किया गया था? 15 अगस्त 2014 को दिल्ली के लाल किला से। किसने घोषणा किया था? तो नरेंद्र मोदी ने। और इसकी शुरुआत स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग किस तरह से काम करेगा? सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा, है ना, ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 15 मार्च 1950 को कैबिनेट प्रस्ताव से। ठीक है, इन कैबिनेट के द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था। प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष यानी कि आप देखेंगे योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता था? तो प्रधानमंत्री। अगर पहले अध्यक्ष की बात करें तो गुलजारी लाल नंदा। ये किसके बारे में कहा जा रहा है दोस्तों? तो ये योजना आयोग के बारे में बात किया जा रहा है। योजना आयोग क्या एक संवैधानिक संस्था है? नहीं, यह संवैधानिक नहीं है, ये एक विधिक संस्था कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नीति आयोग की कुछ संरचनाएं से मुख्य बातें क्या क्या। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री, है ना, वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। पदेन अध्यक्ष कहने का मतलब हुआ कि जो भी प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होगा वह स्वतः नीति आयोग के अध्यक्ष बन जाएगा। गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन शामिल होते हैं ये बताएं दिए दोस्तों कि गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्य के मुख्यमंत्री और संघ शासित प्रदेश के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। नीति आयोग के कुछ फैक्ट के बारे में चर्चा करें हैं तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, कहता है कि इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ही घोषणा ही किए थे। जबकि हम बात करें अगर दोस्तों की प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर थे। कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर थे। ठीक है, अब प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, जो वर्तमान में अब ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन चुके हैं। ठीक है, तो प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, जबकि सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे और आपका प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हुए। अब एक रीजनल काउंसिल इन क्षेत्रीय परिषद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इससे क्वेश्चन उतना ज्यादा नहीं बनता है तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हम देख लेते हैं एक नजर से। विशिष्ट मुद्दों एवं ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो, उन्हें देखने के लिए क्षेत्रीय परिषद गठित किया जाएगा। ठीक है, ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाती है, हमेशा के लिए नहीं। प्रधानमंत्री के निर्देश पर ही क्षेत्रीय परिषद की गठन की जाती है, बैठक होती है। इनमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। ठीक है, अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम या उनके नाम निर्देशित करेंगे। ठीक है, यानी कि क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे या तो उनके द्वारा जो जिसे नाम दिया जाएगा वो अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, संबंधित कार्यक्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ एवं कार्यरत लोग इसमें शामिल होंगे। विशेष आमंत्रित के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे। यानी कि जैसे मान लिया जाए कि कोई आपका बीमारी से संबंधित कुछ मुद्दे को लेकर क्षेत्रीय परिषद का बैठक किया गया है, तो उसमें क्या होगा कि जो आपका जिस क्षेत्र की बीमारी से के बारे में चर्चा करना हो उसके विशेषज्ञ के बारे में या कार्यरत लोगों के बारे में प्रधानमंत्री के द्वारा उसे बुलाया जाएगा और उस बैठक में इसे भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद, ये ध्यान रखिएगा। सचिवालय का गठन आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। पदेन सदस्य कौन होता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे। 4 सदस्य प्रधानमंत्री के द्वारा नामित होता है और अंशकालिक सदस्य के रूप में अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थान एवं संबंधित संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य अंशकालिक सदस्य के रूप में होंगे। ये जो चर्चा है दोस्तों, नीति आयोग के अधीन ही क्षेत्रीय परिषद का भी गठन किया गया है। ठीक है, तो ये विशेषज्ञ को भी इसमें शामिल किया जाता है जिस क्षेत्र में की बैठक की जानी है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि योजना आयोग और नीति आयोग में क्या क्या अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। योजना आयोग कब से कब तक रहा दोस्तों? 1950 से लेकर 2014 तक चला था। ठीक है, 2014 में इसे खत्म कर दिया गया। नीति आयोग कब से आया? तो 2015 से प्रारंभ हुआ और कब तक चलेगा इसका कोई गारंटी अभी नहीं है। ठीक है, भारत में एक मिनट,
हट जाओ, सभी हट जाओ। हाँ, भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, यानी कि योजना आयोग का प्रमुख कार्य था दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना और उसको सुनिश्चित करना, क्रियान्वित करना। ठीक है, जबकि नीति आयोग की बात करें दोस्तों, तो नीति आयोग का क्या काम था, भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से नीति आयोग द्वारा 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षों के लिए रणनीति एवं 3 वर्षों के लिए एक्शन एजेंडा का निर्माण करना। यानी अगर हम देखना चाहें दोस्तों, तो योजना आयोग का कार्य था कि ये पंचवर्षीय योजना तैयार करना, जबकि ये क्या करता था कि लंबी अवधि के लिए भी योजनाएं बनाता है। ठीक है, 15 वर्षीय भी, 7 वर्षीय भी, 3 वर्षीय भी, ये डिफरेंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। योजनाओं के निर्माण में केंद्र सरकार की प्रमुख भूमिका होती थी, जबकि नीति आयोग की योजनाओं के निर्माण में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दोनों की सहभागिता होती है, यानी कि दोनों मिलकर इसमें कानून बनाता है। ठीक है, लेकिन योजनाओं के लिए क्या था, इसमें योजना आयोग में केंद्र सरकार की प्रमुख भूमिका थी। अगला अंतर की बात करें दोस्तों, तथा राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को राज्य योजनाओं के लिए पूंजी का आवंटन करना। इसमें क्या है दोस्तों कि राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश के साथ सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, यानी कि ये साथ साथ कार्य करता था, जबकि ये केंद्र सरकार बंटवारा करता था राज्यों को। योजना आयोग की प्रकृति प्रायः केंद्रीकृत थी। योजना आयोग सहित केंद्र सरकार नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाती थी, यानी कि योजना आयोग एक ऐसा आयोग था दोस्तों जिसका नेचर नहीं था कि केंद्र की ओर झुकाव, यानी केंद्र सरकार की इसमें बोलबाला रहता था। जबकि हम बात करें नीति आयोग की, इसकी प्रकृति प्रायः विकेंद्रीकृत है। विकेंद्रीकृत कहने का मतलब हुआ दोस्तों, इसमें राज्य सरकार का भी ये योगदान रहता है, अपना राय विचार देने का योगदान दिया जाता है ना। वही यहाँ लिखा है, नीति आयोग में केंद्र सरकार एवं सभी राज्यों की सरकारें नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में हिस्सा लेती है, जबकि ये सिर्फ केंद्र सरकार अपना ये अस्तित्व रहता था। योजना आयोग में योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण में किसी प्रकार के विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जाता था, यानी कि कोई भी मुद्दा हो तो उसमें किसी भी विशेषज्ञ को शामिल नहीं करता था। जबकि नीति आयोग में योजनाओं एवं नीति निर्माण में विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थानों के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसलिए योजना आयोग को नीति आयोग को योजना आयोग से बेस्ट माना गया है। ठीक है, इसलिए ये अभी अस्तित्व में है। इस प्रकार से दोस्तों आपका नीति आयोग समाप्त हो जाती है। अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं NHRC। NHRC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यह एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं। सांविधिक कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि विधि बनाकर, यानी कि ये इसे निर्माण किया गया है। लेकिन संवैधानिक अधिकार कहने का मतलब हुआ कि इसकी चर्चा अनुच्छेद में होनी चाहिए, लेकिन इसकी चर्चा अनुच्छेद में नहीं है। किसी भी संविधान में, ये संविधान के किसी अनुच्छेद में इसकी चर्चा नहीं किया गया है, इसीलिए यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। जिस तरह से नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं था, ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भी एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, इसका गठन संसद में पारित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत हुआ था, है ना। इसको शॉर्ट में कहता है दोस्तों आपका PHRA, है ना। यानी कि इसमें आप कह सकते हैं, इसका फुल फॉर्म होगा दोस्तों कि प्रोटेक्टिव ह्यूमन राइट एक्ट। ठीक है, यानी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्थापना किया गया है। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। यानी कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार है दोस्तों, इसका जो अध्यक्ष होता है, जब भी होता है तो कोई ना कोई क्या होना चाहिए, वो आपका सेवानिवृत्त, यानी कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस या तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होनी चाहिए। जैसे वर्तमान में आपका जो राष्ट्रीय मानव अधिकार है, इसका जो अध्यक्ष है दोस्तों, इसका अध्यक्ष है रामा सुब्रमण्यम। कौन है दोस्तों? रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे, जो कि न्यायमूर्ति थे। ठीक है, यानी सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश या फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होना चाहिए राष्ट्रीय मानव अधिकार के। ठीक है, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं, और 5 सदस्यों में भी कुछ आपका शर्त है, वो भी ध्यान रखेंगे। 5 सदस्यों में एक सदस्य उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उच्चतम सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहा हूं या फिर रिटायर्ड हूं, वैसा सदस्य होना चाहिए। दूसरा सदस्य कहता है कि हाई कोर्ट में कार्यरत या तो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, या तो हाई कोर्ट में हो, हाई कोर्ट वाला भी होगा, सुप्रीम कोर्ट वाला भी रहेगा। और 3 अन्य सदस्य मानव अधिकार से संबंधित जानकारी रखता हो अथवा कार्य अनुभव वाले व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 2 को होना चाहिए, एक सुप्रीम कोर्ट से, एक हाई कोर्ट से, और 3 को होना चाहिए कि मानव अधिकार के बारे में जानकारी रखता हो या तो कार्यों का अनुभव हो। ठीक है, ये 3 और 2 5 अन्य सदस्य होना चाहिए और एक आपका अध्यक्ष होना चाहिए। 5 पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त आयोग में 7 पदेन सदस्य भी होता है, जिनमें से कम एक महिला होनी चाहिए। यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में आपका 5 गो तो पूर्णकालिक रहेगा ही सदस्य, इसके अलावा 7 पदेन सदस्य भी होना चाहिए। ठीक है, और पदेन सदस्य कहने का मतलब हुआ कौन कौन हो सकता है सदस्य, तो जो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े कुछ महत्वपूर्ण आयोग के बारे में, जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इस सब के अध्यक्ष भी इसका आपका सदस्य होगा। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जनजातीय आयोग, महिला आयोग के अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयोग, 7 ये अन्य सदस्य भी होना चाहिए। यानी एक तरह से देखा जाए दोस्तों तो एक अध्यक्ष होगा और 5 आपका पदेन आपका 5 अन्य सदस्य होगा, इसके अलावा 7 और पदेन सदस्य होगा। यानी एक तरह से देखा जाए 5 1 6 6 7 13 सदस्यीय आपका आयोग है एक मानव अधिकार आयोग। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा।
कहता है दोस्तों कि इस आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। बिल्कुल ये निश्चिंत रहे दोस्तों, जितने भी आपका बड़े बड़े आयोग होगा सभी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे? केंद्र में राष्ट्रपति करेंगे, और राज्य का लेवल का रहेगा तो राज्यपाल करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश होती है। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 6 सदस्य की और समिति की सिफारिश होती है। इस समिति में कौन कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के उप सभापति होते हैं, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता होते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अब जानते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटाने की क्या क्या परिस्थितियां हैं। तो यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष को हटाया भी जा सकता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। कब हटाया जा सकता है? जब वो दिवालिया घोषित हो जाए। ठीक है, यानी कि पागल या दिवालिया हो जाए। यानी कि राष्ट्रपति अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से किसी भी समय निम्न परिस्थितियों में हटाया जा सकता है। यदि वह दिवालिया हो जाए, दिवालिया कहने का मतलब हुआ कि वो भगोड़ा घोषित हो जाए, जैसे नीरव मोदी है हुआ है। ठीक है, यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान आप अपने कार्य क्षेत्र से बाहर किसी प्रदत्त रोजगार में संलग्न होता है, यानी कि अध्यक्ष और सदस्य भी है, इसके अलावा साइड से कोई रोजगार भी चला रहा है और वहाँ वो समय व्यतीत करते हैं, यानी कि दोनों जगह में से किसी भी जगह पर वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में मानवाधिकार आयोग से उसे हटाया जा सकता है। तीसरा कहता है कि दोस्तों यदि वह मानसिक एवं शारीरिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ हो रहा हो, बिल्कुल यानी कि मानसिक रूप से वो कार्य नहीं कर पा रहा है, ना ही शारीरिक रूप से या कार्य करने में असमर्थ हो, तब भी उसे हटाया जा सकता है। यदि वह न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी एवं सजायाफ्ता हो, यानी कि अपराधी का दोषी साबित हो चुका हो और सजा मिल चुका हो, तब उसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। यदि इसे सक्षम न्यायालय मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया, यानी कि न्यायालय के द्वारा भी अगर उसे अस्वस्थ घोषित कर दिया, तब भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से के पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, इस आयोग के क्या क्या प्रमुख कार्य हैं दोस्तों, आइए देखने का प्रयास करते हैं। मानव अधिकार के उल्लंघन की जांच करना, मानव अधिकार की रक्षा के लिए बनाए गए संवैधानिक एवं विधिक उपबंधों की समीक्षा करना तथा इनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपायों की सिफारिश करना। ठीक है, यानी कि ये क्या करेगा कि मानव अधिकार की जब उल्लंघन होता है तो उसकी जांच करेंगे, फिर मानव अधिकार की रक्षा के लिए संवैधानिक एवं विधिक उपबंधों की समीक्षा करेंगे और इनको प्रभाव करने के लिए वो सिफारिश कर सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब भी ये कोई भी जैसे मानव अधिकार आयोग कोई रिपोर्ट लिया और उसमें कोई व्यक्ति पीड़ित हो, तो उस पीड़ित को वो राहत भी नहीं दे सकता है और ना ही सरकार पर ये दबाव बना सकता है, बल्कि ये सरकार की क्या कर सकती है, ये आपका सिफारिश कर सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। वही यहाँ पर कहता है न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, यानी कि ये हस्तक्षेप भी करेगा कि अगर मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा हो। ठीक है, जेलों एवं बंदीगृह में जाकर वहाँ की स्थिति का जायजा लेना और उचित कार्रवाई की सिफारिश करना। देख रहे हैं एक चीज, यानी कि ये बाध्यकारी नहीं है। जैसे मान लिया जाए कि कहीं क्षेत्र में गया, यानी यहीं पर गए हैं जेल एवं बंदीगृह, यानी कि जेल में गए हैं और जाकर वहाँ पर जो कैदी है उससे जांच पड़ताल किया है या फिर वहाँ का जायजा लिया है, अगर वो कुछ गलत पाया जाता है तो सरकार को वो सिफारिश नहीं कर सकती है। ठीक है, यानी आग्रह किया जा सकता है, सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, यानी कि ये बाध्यकारी संस्था नहीं है, ये सिफारिश कर सकता है कि यहाँ पर मानव अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक है, यानी आतंकवाद के दौरान होने वाले मानव अधिकार उल्लंघन की समीक्षा करना और उसके बचाव की उपाय की सिफारिश करना। एक चीज देख रहे हैं, इसमें जो भी अगर घटना घट रहा है, कोई पीड़ित भी हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ सिफारिश कर सकता है। ठीक है, मानव अधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियां एवं दस्तावेजों का अध्ययन करना और उनके प्रभावशाली तरीके से लागू करने हेतु सिफारिश करना, है ना। मानव अधिकार से संबंधित कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि हो या दस्तावेज हो, उसको अध्ययन करना, उनको प्रभावशाली तरीके से लागू करना। ठीक है, मानव अधिकार के क्षेत्र में शोध करना और इसे प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये महत्वपूर्ण कार्य है इसका। आयोग का प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के गृह मंत्रालय से सहायता या अनुदान प्राप्त होता है, यानी कुछ गृह मंत्रालय के द्वारा इन्हें अनुदान भी दिया जाता है। इस प्रकार दोस्तों आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग समाप्त हो जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि राज्य लेवल पर भी मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग, इसका गठन कहता है, इस आयोग का गठन भी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत ही करने का प्रावधान है, यानी इसी के तहत यह भी प्रावधान किया गया कि राज्य में भी मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाए। जांच क्षेत्र, जांच किसको कर सकता है ये राज्य वाला, तथा राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है जो संविधान की राज्य सूची और संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, यानी कि राज्य सूची का कोई मुद्दा और संवर्ती सूची के कोई मुद्दा है और उसमें मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तभी ये राज्य मानव अधिकार आयोग उस पर जांच कर सकता है। कहता है लेकिन यदि इस प्रकार के किसी मामले की जांच पहले से ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी एनएचआरसी या किसी अन्य वैधिक निकाय द्वारा की जा रही हो, तो राज्य मानवाधिकार आयोग ऐसे मामलों की जांच नहीं कर सकता है। यानी कि ये इसका पावर है कि राज्य सूची और संवर्ती सूची के मुद्दे पर ही ये जांच कर सकता है, लेकिन इससे पहले अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जांच कर रहा हो तब इसके पास ये पावर नहीं है कि इसका ये जांच कर सकता है। ठीक है, अगला दोस्तों कहता है केंद्र सरकार राज्य मानवाधिकार आयोग को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों में मानवाधिकार से संबंधित कार्य सौंप सकती है। यानी यदि ये केंद्र सरकार चाहे तो राज्य मानवाधिकार आयोग को केंद्र शासित प्रदेश के भी मुद्दों को मानवाधिकार का कार्य सौंप सकता है, लेकिन दो को छोड़कर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर। इसके अलावा दिल्ली को भी आप ध्यान रखेंगे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दिल्ली ये तीनों के
क्षेत्र को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेश को भी ये सौंप सकता है। कोई केंद्र शासित प्रदेश है वहां के मुद्दों को भी मानव अधिकार को सौंप सकता है उस पर कार्य करने के लिए। तो क्वेश्चन पूछेगा किस किस केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख को छोड़कर, इसके अलावा दिल्ली को भी छोड़कर। ठीक है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के मामले में मानव अधिकार से संबंधित कार्य कौन करता है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निपटाया जाता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भी जो मुद्दा होता है उसे भी निपटारा कौन करता है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ही करता है, उसका निपटारा राज्य मानवाधिकार आयोग नहीं करता है। ये कैसे बनता है दोस्तों, इसकी संरचना कैसी है, इसकी भी संरचना है दोस्तों, एक अध्यक्ष होगा, 2 अन्य सदस्य होगा। जबकि राष्ट्रीय वाला में एक अध्यक्ष था, 5 अन्य सदस्य था और 7 पदेन सदस्य भी था। ठीक है, यानी कि ये बहुत सदस्यीय सदस्य आयोग था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। जबकि इसमें बात करें दोस्तों राज्य मानवाधिकार में एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य, यानी आपका 3 ही है टोटल। इस आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हो सकता है। यहाँ पर रिलेट करके पढ़ेंगे दोस्तों तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। वहां पर जब हम देख लेते राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में यानी एनएचआरसी में, तो एनएचआरसी में कौन हो सकता था सदस्य, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर अन्य न्यायाधीश हो सकता था। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें दोस्तों एसएचआरसी यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इसका सदस्य कौन हो सकता है, तो इसका हो सकता है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या तो आपका सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है। ध्यान रखेंगे, वही यहाँ पर लिखा है, ये देखिए, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। सदस्य कौन हो सकता है, तो सदस्य कहता है हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश हो सकता है। राज्य के जिला न्यायाधीश जिसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, जिला न्यायाधीश जिसे 7 वर्ष का अनुभव हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मानव अधिकार के बारे में विशेष अनुभव हो वह इस आयोग का सदस्य बन सकता है। यानी अन्य सदस्य में एक तो होगा आपका अध्यक्ष, तो होगा आपका हाई कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस या तो अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है। दूसरा कौन हो सकता है सदस्य के रूप में, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या कार्यरत न्यायाधीश हो सकता है। तीसरा कौन हो सकता है, जिला न्यायाधीश हो सकता है जिसे 7 वर्ष का अनुभव हो या ऐसा व्यक्ति जिसे मानव अधिकार के बारे में विशेष जानकारी, वो भी इसका सदस्य बन सकता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, क्योंकि ये कैसा मानवाधिकार आयोग है, तो राज्य लेवल का मानवाधिकार आयोग है। इसकी नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों, राज्यपाल करेगा। वही यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों कि इस आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करता है। इस समिति में कौन कौन शामिल होते हैं, है ना, ये अध्यक्ष की जो नियुक्ति करते हैं यही सिफारिश करता है ये सब मिलके, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्य के गृह मंत्री, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता, राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर ये इस समिति की सिफारिश पर अध्यक्ष और अन्य सदस्य की नियुक्ति की जाती है। हाई कोर्ट में कार्यरत एक न्यायाधीश या जिला न्यायालय के एक कार्यरत न्यायाधीश, जब राज्य में विधान परिषद होती है तो विधान परिषद का अध्यक्ष एवं विधान परिषद के में विपक्ष के नेता भी इस समिति के सदस्य होते हैं। यहाँ पर अगर ध्यान देखें दोस्तों, यहाँ पर ये अलग सेंटेंस है, यानी कि उच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीश या जिला न्यायालय के एक कार्यरत न्यायाधीश, ये भी हो सकता है सदस्य, या फिर जिस राज्य में विधान परिषद होता है। तो आपको दोस्तों मैप के माध्यम से हम बताए थे कि किस किस राज्य में विधान परिषद होता है। अगर आप लोग को जानकारी है तो आप उसकी संख्या बताएंगे दोस्तों कि कितने राज्य में विधान परिषद है। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों इसका कार्यकाल क्या होता है दोस्तों। इसका टेन्योर की बात करें, कहता है आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, दोनों में से जो पहले हो वो उसका कार्यकाल होता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन पूछेगा कि मानवाधिकार आयोग के कार्यकाल कितने वर्ष होते हैं, 3 वर्ष या 70 वर्ष, ये जो पहले हो। जैसे आप देखे थे न्यायाधीश में 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो, उसी ढंग से इसको ये कह सकते हैं 3 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले हो। ठीक है, ये पुनः नियुक्ति के लिए पात्र हैं, यानी कि ये फिर से नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन कार्यकाल पूरा कर लेने के बाद अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य ना तो केंद्र सरकार ना ही राज्य सरकार के अधीन कोई सरकारी पद ग्रहण कर सकते हैं, यानी फिर से दोबारा नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन ये रिटायर होने के बाद ना तो केंद्र सरकार ना ही राज्य सरकार के अधीन कोई भी सरकारी पद पर ग्रहण कर सकता है। आइए कुछ इसको 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं कि ये जो प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट एक्ट है, यानी कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग किसके पर जांच करेगी, स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची और कंक्रीट लिस्ट यानी कि आपका संवर्ती सूची पर जांच करेगा। अगर मामला या एनएचआरसी यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या अन्य निकाय के पास हो तब एसएचआरसी यानी कि स्टेट यानी राज्य मानवाधिकार आयोग जांच नहीं करेगा, इसे आप ध्यान रखेंगे। यूनियन टेरिटरी में काम इन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर एसएचआरसी को दिया जा सकता है, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर राज्य मानवाधिकार आयोग को सौंपा जा सकता है कार्य। दिल्ली के मामले में एनएचआरसी देखता है, यानी दिल्ली में भी एनएचआरसी और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी एनएचआरसी। इसके अध्यक्ष एक अध्यक्ष होते हैं, 2 अन्य सदस्य होते हैं। कार्यकाल 3 साल या 70 वर्ष। राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में है दोस्तों। रिटायरमेंट के बाद सरकारी पद नहीं, ये तो बता ही दिए। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते तो बता दिए, लेकिन उनके पद से केवल राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, ये भी ध्यान रखें। यानी कि आप इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों कि अध्यक्ष और अन्य सदस्य की नियुक्ति तो राज्यपाल कर सकते हैं, लेकिन इसे हटा नहीं सकते। हटा कौन सकते हैं, राष्ट्रपति हटा सकते हैं। राष्ट्रपति कैसे हटाएंगे, जिस तरह से आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाते हैं उस ढंग से राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को हटाएंगे। अब कैसे हटाएंगे तो आपको बताए थे, पागल या दिवालिया ना हो, उसे न्यायालय अस्वस्थ घोषित ना कर दे, कार्य करने से असमर्थ ना हो, ये सब है। ठीक है,
राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन एवं भत्ते और अन्य शर्तें का निर्धारण राज्य सरकार करती है, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान इसमें किसी भी प्रकार की अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो बता ही दिए, ठीक है, ये सब में लागू होगा दोस्तों कि कार्यकाल के दौरान उसके वेतन एवं भत्ते में और लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है और इसका निर्धारण राज्य सरकार करेगी। यानी कि राज्य महिला आयोग, इसका नियुक्ति आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। एक वन लाइनर में देख लेते हैं। और हटाता कौन है इसे? हटाता है केवल राष्ट्रपति हटा सकता है, राज्यपाल नहीं हटा सकता है। रिमूव के आधार क्या होगा? जैसे राष्ट्रपति आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को हटाता है, उसी प्रक्रिया से इसे भी हटाया जाएगा। वेतन एवं भत्ते एवं सेवा शर्त कौन तय करता है? राज्य सरकार तय करती है। कार्यकाल के बदलाव नहीं किया जा सकता है, कार्यकाल के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। एनएचआरसी मानव अधिकार का कार्य कैसा है दोस्तों? ये सलाहकारी है, यानी कि ये सिर्फ सिफारिश कर सकता है, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि मानव अधिकार आयोग का कार्य विशुद्ध रूप से सलाहकारी प्रकृति का है। इसे मानव अधिकार का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। यह पीड़ित व्यक्ति को अपनी ओर से कोई सहायता या मुआवजा भी नहीं दे सकता है, यानी इसे भी सिफारिश कर सकता है। कुछ अन्य फैक्ट है दोस्तों कि आयोग की सलाह को मानने के लिए राज्य सरकार या कोई अन्य प्राधिकरण ये बाध्य नहीं है। ये तो बता दिए बाध्य नहीं है, सजा नहीं दे सकता है। लेकिन आयोग द्वारा दी गई सलाह पर क्या कदम उठाया गया इसकी जानकारी 1 माह के भीतर आयोग को देना अनिवार्य है। इसे आप ध्यान रखेंगे। जब कोई मानवाधिकार की बात आएगी तो क्या है दोस्तों कि इस पर तो ये सिर्फ सलाहकारी संस्था है, लेकिन ये सिफारिश करेगा। और जब सिफारिश करेगा तो 1 महीना के भीतर उस सिफारिश पर क्या कार्य किया गया है, क्या कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा, इसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग ये इस पर जवाब देगा, ठीक है। जांच के बाद आयोग क्या कदम उठा सकता है, ठीक है। इसके लिए यानी कि कोई जांच किया गया उस पर क्या क्या कदम उठा सकता है, 4 पॉइंट दिया गया है। यानी मानव अधिकार आयोग क्या क्या करता है दोस्तों, तो ये 4 पॉइंट है। कहता है यह पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए संबंधित सरकार एवं प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। सब तो बता ही दिए, जब भी करेगा तो ये सिर्फ सरकार से सिफारिश ही करेगा। दूसरा में कहता है यह दोषी लोक सेवक के विरुद्ध दंडीकरण हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने के संबंधित सरकार एवं प्राधिकरण को सिर्फ क्या कर सकता है? सिफारिश कर सकता है। यह संबंधित सरकार या प्राधिकरण को पीड़ित को तत्काल अंतरिम सहायता प्रदान करने की सिफारिश कर सकता है, यानी कि जो व्यक्ति पीड़ित है उससे तुरंत सरकार से सहायता का मांग करेगा। और आखिरी में कहता है दोस्तों आयोग इस संबंध में आवश्यक निर्देश या आदेश या रीट के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी जा सकता है, ठीक है। ये 4 कार्य, इसे आप ध्यान रखेंगे। मानव अधिकार न्यायालय के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में यह प्रावधान क्या है कि मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामले की तेजी से जांच करने के लिए प्रत्येक जिले में मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना की जाएगी। ये 1993 में किया गया, ये घोषणा किया गया था। इस प्रकार के न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा केवल राज्य हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही किया जा सकता है, ठीक है। प्रत्येक मानव अधिकार न्यायालय में राज्य सरकार एक विशेष लोक अभियोजक यानी कि स्पेशल पब्लिक प्रोजेक्टर नियुक्त करती है, जिसे 7 वर्ष वकालत का अनुभव होता है। आइए कुछ हम लोग ये हाईलाइट देखते हैं दोस्तों। अभी तक जो पढ़ा है कि एनएचआरसी सिर्फ कैसी संस्था है दोस्तों? एक सलाहकारी संस्था। क्या वो सजा दे सकती है? सजा नहीं दे सकती है। मुआवजा खुद दे सकता है? जी नहीं दे सकता है। मुआवजा भी ये नहीं दे सकता है। सरकार बाध्य है? बाध्य नहीं है, लेकिन 1 महीने में रिपोर्ट देना आवश्यक है। जांच के बाद कितने कदम उठाए जा सकते हैं? 4 कदम उठाए जा सकते हैं, है ना। कंपेंसेशन यानी सिफारिश कर सकता है, कार्य के लिए भी सिफारिश कर सकता है। और फिर ये इंटरियम रिलीफ यानी कि जिसको तत्काल पीड़ित को सहायता देने के लिए भी सिफारिश कर सकता है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रीट जारी करने का आदेश ये हाई कोर्ट जा सकता है, ठीक है। आइए दोस्तों इस लेक्चर का आखिरी ये आयोग है, ये पढ़ेंगे, उसके बाद में ये लेक्चर समाप्त करेंगे। राष्ट्रीय मानव आयोग, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, यानी कि शॉर्ट में इसको कह सकते हैं हम लोग NCW, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये लिखा हुआ है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इंडिया, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है दोस्तों वर्तमान में विजय राहटकर हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग यह भी एक शायद वैधानिक आपका निकाय है, ना कि संवैधानिक, यानी कि ये भी संवैधानिक निकाय नहीं है, इसकी भी चर्चा अनुच्छेद में नहीं है। इसके स्थापना 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? 1992 में, जबकि मानवाधिकार आयोग की 1993 में। इसकी किस अधिनियम के तहत? तो 1990 के अधिनियम के तहत। भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आयोग का नोडल मंत्रालय है, ठीक है। इसकी संरचना यानी ये कैसे बनता है दोस्तों? तो कहता है यह एक बहुसदस्यीय निकाय है ना। आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें कि एक अध्यक्ष होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, एक सदस्य सचिव शामिल होते हैं, यानी कि इसमें 6-7 व्यक्ति इसमें भी शामिल होते हैं। इसका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है, ठीक है। इसे आप ध्यान रखेंगे। फिर भी वे किसी भी समय केंद्र सरकार को त्यागपत्र भेजकर पद छोड़ सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकाल 3 वर्ष होता है, लेकिन वो पहले भी त्यागपत्र दे सकता है केंद्र सरकार के। इसके अलावा केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष या सदस्यों को कार्यकाल पूरा होने से पहले भी हटा सकता है, ठीक है। ये किस प्रकार से कार्य करती है दोस्तों? तो कहता है यह आयोग अपनी प्रक्रियाएं खुद विनियमित करता है और अपनी समिति की प्रक्रियाओं को भी निर्धारित करता है। ये खुद से ये विनियमित होता है, ठीक है। जांच के दौरान आयोग की शक्तियां क्या क्या दोस्तों? तो कहता है किसी शिकायत या मामले की जांच करते समय आयोग को सिविल अदालत की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। यानी कि जब राष्ट्रीय महिला आयोग
किसी मामले की जांच कर रहा हो तो इसे किस प्रकार का शक्ति प्राप्त होता है? सिविल अदालत की सभी शक्तियां प्राप्त होती है। विशेषतः भारत के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और उसका शपथ पर निरीक्षण करना, ये इसका आपका कार्य है। ठीक है, दूसरा क्या है दोस्तों? किसी भी दस्तावेज की खोज एवं उत्पादन की मांग करना। सिविल कोर्ट की भांति इससे शक्ति प्राप्त हो जाती है, यानी कि उससे तो अच्छा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से ये अच्छा देखने को मिल रहा है। शपथ पत्रों पर यह साक्ष्य प्राप्त करना, है ना। किसी भी अदालत या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख की मांग करना। किसी अदालत या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख की मांग कर सकता है। गवाहों एवं दस्तावेजों के परीक्षण हेतु समन करना, नहीं कि उसे कुछ समय के लिए अपनी हिरासत में लेना। केंद्र सरकार द्वारा सौंपी गई किसी अन्य मुद्दे को भी निपटाया जाता है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। केंद्र सरकार महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से क्या करती है? परामर्श लेती है, यानी महिलाओं के लिए प्रभावित करने वाले योजनाओं में इस आयोग से परामर्श भी लेती है। आयोग मौखिक या लिखित रूप से प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही भी करता है। यह महिलाओं से जुड़े मामलों में स्वतः संज्ञान यानी खुद की पहल पर भी कार्यवाही कर सकता है। आइए दोस्तों, इसको हम लोग एक नजर में देखने का प्रयास करते हैं। एनसीडब्ल्यू यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग, यह वैधानिक स्वायत्त यानी कि संवैधानिक नहीं है, यानी कि वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना 1992 में 1990 के अधिनियम के तहत किया गया। नोडल मंत्रालय किसका है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का। इसकी संरचना एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सदस्य सचिव होते हैं। कार्यकाल कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। जांच में सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां प्राप्त होती है। शिकायत मौखिक लिखित दे सकता है और ये कार्रवाई भी कर सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपका ये लेक्चर यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर हमारा लेक्चर पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल जी के पैरामिला है उसे आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।